After watching this particular clip, let's come back to the problem solving, or I can say the part 2 of the JEE Mains 2025 evening shift paper. Part 1 में हम question number 1 to question number 5 discuss कर चुके हैं, and the part 2 we are going to discuss the question number 6 to question number 10. ठीक है, चलो without wasting much time, let's come to the solutions and questions now. पहला क्वेश्चन आपका आ जाए, the range of the function f of x है ये, दैट जैसा लग रहा होगा, यस, f of x is equal to f minus x x square minus 3x plus 2. ऑब्वियसली x 1 और 2 पुट नहीं करोगे, नहीं तो अगर आप डिनोमिनेटर में देखो तो फंक्शन की वैल्यू 0, डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा और फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करने लग जाएगी. तो रेंज की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा है, यूनियन बीटा टू दिस है, आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला, मतलब कुल मिलाकर के आपको रेंज चाहिए. वंस यू गॉट द रेंज यू कैन टेल द अल्फा एंड बीटा एंड यू कैन फाइंड द एक्सप्रेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो बात सीधी सी ये है भाई कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. तो हमें ज्यादातर अलजेब्रिक क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि हम वी ट्राई टू रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y, और जहां y पे कंस्ट्रेंट्स लग रहे हैं, फॉर एग्जांपल डिनोमिनेटर में y आ रहा है जहां उसको हम जीरो नहीं करना है, अंडर रूट आ रहा है, वी ट्राई टू रिमूव दैट, और अदरवाइज वी ट्राई टू जस्ट मेक समथिंग इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक और व्हाटएवर, सो दैट वी कैन अप्लाई द एप्लीकेशंस ऑफ concept from any of the chapter. सपोज किसी में log इन्वॉल्व है, किसी कुछ इन्वॉल्व है, तो हम ट्राई टू इन्वॉल्व दैट पर्टिकुलर केस. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट्स टू फाइंड दिस रेंज. अब जैसे मान लो इसमें क्या करूंगा, पहले तो इसको y मान लूंगा. अब चलो सोल्यूशन चलते हैं. जैसे मैंने इसको y माना, देखो मैंने इसको y माना, इस पर्टिकुलर को ध्यान दो. y मानने के बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आई गॉट दिस आफ्टर रीअरेंजिंग. दिस इज नॉट दिस x एक्चुअली, दिस इज नथिंग बट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x. अब आप ध्यान दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x आ गई है. मैं जानता हूं कि इसकी जो, जैसे सपोज जैसे इसमें दिया गया है कि इसकी रेंज ऐसी कुछ है. अगर मैं इसकी रेंज को थोड़ा ध्यान दूं, इसकी रेंज है माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू अल्फा. ठीक है, तो सपोज मतलब जो इसकी वैल्यूज लाई कर रही हैं वो कोई अल्फा, मतलब y की वैल्यू कभी कोई अल्फा होगी, y की वैल्यू कोई कोई बीटा होगी. ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, अल्फा नेगेटिव हो सकता है, या फिर अल्फा पॉजिटिव मान लो बीटा. तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि रियल वैल्यूज आ रही हैं. रियल वैल्यूज आने के लिए आपका जो x है, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं ऑब्जर्व करूं, मुझे पता है y की वैल्यू रियल आनी है, y की वैल्यू रियल आनी है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x है उसका d पॉजिटिव होगा. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, पिछली वाली कहानी को भी छोड़ो एक बार के लिए. तो इसकी y की वैल्यू इफ बिलोंग्स टू रियल, तो माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन x मस्ट हैव द रूट्स रियल. ठीक है, तो x को रियल होने के लिए वी कैन से दैट d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x मस्ट हैव d ग्रेटर देन इक्वल टू 0. d को 0 कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. चलो y को अगर आप 0 एक्सेप्ट करोगे वो अलग डिफरेंट थिंग है, इसको मैं बाद में देखता हूं. मैं उससे पहले जैसे इसमें d ग्रेटर देन 0 वाली बात करता हूं आपसे. d ग्रेटर देन 0 की अगर मैं बात करूं, d ग्रेटर देन 0 की मैं अगर बात करूं, x इक्वल टू 5, अच्छा निकाल के चेक किया गया y को 0 पुट करके. ठीक है, वो भी कर सकते हो आप, y को 0 पुट करने से आपको x ये कर जाएगा, y को 0 पुट किया, यहाँ 0 पुट किया, x इक्वल टू 5 मिल रहा है, वो एक्सेप्टेड है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. और वैसे भी y इक्वल टू अल्फा बीटा. ठीक है, ये चेक करने के लिए कहां से कर्व चेंज हो रहा है या फिर ऑल डिफरेंट थिंग्स, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी. फिलहाल d ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं. d ग्रेटर देन 0 की अगर मैं बात करूं तो b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करने के बाद मुझे y के टर्म्स में ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा. ऑब्वियसली यहां पर अब मैं दो बार लूंगा कि y प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 रूट 3 है, और y प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 4 रूट 3 है. So, मतलब अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली मतलब कुल मिला के y प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 रूट 3 पॉजिटिव से खुलेगा, और y प्लस 7 जब नेगेटिव से खुलेगा तो यहाँ लेस देन इक्वल टू, या फिर चलो ग्रेटर देन इक्वल टू ही मान लो माइनस 4 रूट 3, तो दो बार खुलेगा. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा मैं, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करूंगा मैं, तो मुझे y का ऐसा कुछ मिल जाएगा, y आर ग्रेटर देन दिस और y आर लेस देन दिस, ये मिल जाएगा. ठीक है, तो ये मिलने के बाद मतलब इसके अंदर हमारा हाँ मतलब ये आ जाएगा. अब ऑब्वियस सी बात है कि हमें ऑलरेडी पता है कि y बिलोंग्स टू क्या, माइनस इन्फिनिटी टू व्हाट कुड आई से, माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा था ना, अल्फा इन्वॉल्व करवा रखा था. चलो उसको देख लेते हैं एक सेकंड. हाँ, अल्फा यूनियन बीटा टू दिस. तो इसमें अगर मैं कंपेयर करूं अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी, तो इसमें अगर मैं कंपेयर करूं, ये वाला साफ साफ बोल रहा है कि 4 रूट 3 मतलब 1.73, 4 इंटू 1.732 यानी कि 2. अब ये कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है जो भी है, और ये बोल रहा है लेस देन दिस. तो कुल मिला के मुझे एक चीज बड़ी क्लियर हो जाएगी. 4 इंटू रूट 3 कर ही लेते हैं. देखो आप 4 इंटू रूट 3 यानी कि 17 इंटू 4 करूंगा, 4 68, बट 7 3 है, तो 173 इंटू 4 करके देखता हूं मैं, 12, एंड दिस विल बी 28, 29, 2, 4, 1, 4, एक सेकेंड, 173 इंटू 4 करना है ना, मिस्टेक्स आई थिंक. 12, 1, 28, 29, 2,
416 6.92 आ रहा है, 64 मतलब ये कुल मिला के आपका 7 से बड़ा नहीं होगा, तो कोई नहीं, ये भी नेगेटिव वैल्यू है, जो भी है 4√3 माइनस 7 से बड़ा और माइनस ऑफ दिस से छोटा, तो कुल मिला के बीटा को मैं कह सकता हूं कि बीटा गोइंग टू बी 4√3 माइनस 7 एंड अल्फा गोइंग टू बी माइनस 4√3 माइनस 7। ठीक है, ठीक है। जीरो ऑब्वियसली इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, वो हमने चेक कर लिया क्योंकि ये लेस देन नेगेटिव है, तो इससे बड़े बड़े में एक जीरो जैसा सॉल्यूशन भी आएगा y इक्वल टू 0, वो डिफरेंट बात है। बट अल्फा बीटा मिल गया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते हो अब आप, और वो आ जाएगा 194 कट कुट आके। ठीक है, तो कैलकुलेशन में मैंने ध्यान नहीं दिया, बट मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया आपको क्या कॉन्सेप्ट यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आपको खुद बैठ के घर पे अभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद नाउ हैविंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन योर माइंड, ट्राई टू सॉल्व इट, रिवॉच द सॉल्यूशन। अगर कहीं किसी चीज पे अटकते हो एंड यू विल गेट थ्रू द पॉइंट्स, तो प्रैक्टिस तो करनी है आपको। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 और आई कैन से क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस पेपर डिस्कशन, जो हम पार्ट 2 में कर रहे हैं। The number of real roots of the equation x into x minus 2 plus 3 into x minus 3 plus 1 equal to this। अब ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हम केसेस बनाते हैं। जैसे मैं पहला केस बनाऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि मॉडुलस यहाँ लगा है, एक तो मैं बोलूंगा कि मैं x लेस देन 2 का केस लेके चलूंगा। सेकंड केस में बोलूंगा कि x 2 से, क्योंकि 2 और 3 दोनों इन्वॉल्व है, तो 2 से तो बड़ा है ऑब्वियसली, यहाँ मैं लेस देन इक्वल टू अगर मैं ले लेता हूँ या फिर लेस देन नहीं लेके चलता हूँ, तो इक्वल टू यहाँ ले लेता हूँ, और 3 केस 2 और केस 3 होगा जब x 3 से बड़ा है। तो x 3 से बड़ा है तो आपको साफ साफ बता देता हूं कैसे खुलेगा ये। x इंटू सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, x माइनस 2 प्लस 3 इंटू x माइनस 3 प्लस 1, ये तो x 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में ये नेगेटिव होगा, तो यानी कि इसमें माइनस ऑफ x माइनस 3 से खुलेगा और ये पॉजिटिव होगा, और ये इसके से दोनों नेगेटिव होंगे। 3 सॉल्यूशन बनेंगे। अब ओरिजिनली भी, अब देखो सॉल्यूशन पे आते हैं, वही समझा दूंगा आपको मैं। जैसे मैंने लेस देन 2 का पहला केस नंबर 1 जब मैंने देखा, तो मैंने देखा कि भाई मैंने माना था लेस देन 2 है, और जो सॉल्यूशन आपके आ रहे हैं 2, ये भी 2 से बड़ा है और ये 2 से छोटा है, तो इसको तो एक्सेप्टेड, पहला ही सॉल्यूशन जो हमारा एक्सेप्टेड होगा, एक्सेप्टेड सॉल्यूशन में लिख देता हूं एक्सेप्टेड। ठीक है, क्योंकि मुझे पहले जो ओरिजिनली जो मैंने रेंज या फिर जो मैंने चीजों को डिसाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंगली मैं मेरे सॉल्यूशन को चेक करूंगा क्या वो उसमें लाई करते हैं या नहीं करते। ऐसा नहीं कि 2 आगे 2 सॉल्यूशन, नो, दोनों में चेक भी करना है। जैसे 2 और 3 के बीच में जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे पहले देख के पता चल जाएगा 2 और 3 के बीच में इसके तो आ रहे हैं इमेजिनरी रूट्स, तो कोई भी रूट्स, क्योंकि ये इसका d लेस देन 0 है ना, आगे लिखा भी मैंने d लेस देन 0, ये आपका केस 3 हो जाएगा। यहां लिख देता हूं केस 3, और इससे जस्ट पहले मैं लिख देता हूं यहां पर दिस वाज अ केस 2। 3 केस बनाए जिसमें मैंने आपको पहले ओरिजिनली एक्सप्लेन किया था। केस 2 में सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, मतलब x बिलोंग्स टू 5 आ रहा है इसके अंदर, और वैसे भी हमें 2 से 3 के बीच में चाहिए था। मान लो कि x की वैल्यू 4 आती तो भी वो एक्सेप्टेड नहीं होती, x की वैल्यू 2.5 कुछ आती तो एक्सेप्टेड कर सकते थे हम। दैट्स अबाउट दिस। नाउ तो यहां से भी कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, एक सॉल्यूशन है, 2 केस डिस्कस कर चुके हैं। केस नंबर 3 में भी जब हम जाएंगे 3 से बड़ा चाहिए हमें। अब चलिए चेक करते हैं, हमें हमारे 2 सॉल्यूशन आए क्वाड्रेटिक के। अब देखो मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करने वेस्ट नहीं कर रहा, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द कांसेप्ट हाउ टू यूज द मॉडुलस जब ये इस टाइप के क्वेश्चंस में आता है। अब देखो 32 यानी कि आपका 5 से बड़ा और 6 से छोटा, यानी कि 5.6 कह लो, 5.6 कह लो, 5.7 तक कर लो, -1 यानी कि 5.7 माइनस 4.7, 4.7 बाई 2 यानी कि 4.7 कह रहे हो ना, 2.4 ऐसा कुछ आएगा, मतलब 3 से बड़ा ये नहीं है, ऑब्वियसली ये तो नेगेटिव ही है, तो 3 से बड़ा कोई नहीं है, तो यानी कि एक रियल रूट इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, दैट इज -1 -4 41। तो ये क्वेश्चन आपको बढ़िया समझ आया होगा कैसे मॉडुलस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, केसेस में डिवाइड करके। यू गॉट द अप्रोच, घर बैठ के तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही सकते हो, जब आपको अप्रोच आ गया आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, आपको और चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो दैट इज द वे वी शुड गो अहेड एक्सप्लेन द पीवाईक्यूज और एनी अदर थिंग्स। ओरिजिनली जब हम स्टार्ट में एक होते हैं ना कॉन्सेप्ट बेस्ड सेशंस को डिस्कस कर रहे होते हैं, तब तो वी आर गोइंग टू डू मेनी अदर थिंग्स, बट यस ठीक, आई बिलीव दिस इज गुड। एंड क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। ठीक है, मैंने पहले भी कई सेशंस में कहा है कि ये सेशन थोड़े फास्ट हो सकते हैं, बट यू कैन रिड्यूस योर स्पीड टू 0.9, 0.8, 0.7 व्हाटएवर यू फील लाइक, क्योंकि ये आपको टेक्नोलॉजी मिली है। आई कैन अपलोड अ सेशन बाय जस्ट, देखो मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, ओरिजिनली पढ़ा रहा हूँ मैं स्पीड से। अब इस स्पीड को कम किया जा सकता है, ऑब्वियसली लाइव क्लास होती है तो मेरे को पता है कि ऑप्शन नहीं है स्पीड कम करने का, तो आई जस्ट टेक अकॉर्डिंग टू द क्लास बाय आस्किंग द पीपल्स। ठीक है, जो सामने बच्चे स्टूडेंट बच्चे उनसे कर सकते हैं, बट इस क्लास में मेरे पास ऑप्शंस है कि भाई मैं स्पीड में पढ़ा सकता हूँ, बाद में बच्चे अपने अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से, कोई 0.9 पढ़ लेगा, कोई स्पीड पढ़ लेगा, उससे बढ़ा के पढ़ लेगा, कोई इसे घटा के पढ़ लेगा। बच्चे भाई 2x में भी वीडियो देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो ओरिजिनल स्पीड पढ़ा रहा है, मतलब इसका भी 2x जो देखे ना देखे, मैं वो नहीं कह रहा कोई कि हो सकता है किसी को ज्यादा स्पीड लग रही हो तो इसका बोलेगा इसका 2x क्या होगा, ये तो 4x बन गया, बट दैट्स जस्ट अ जोक। Let's come to the question number 8. Let the length of the latest rectum of a ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 be 10. ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम एलिप्स का ये वाला है, तो मैं कह सकता हूं, चलो फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि a ग्रेटर देन b वाला केस है, तो 2b स्क्वायर बाय a कह लूंगा, अदरवाइज 2a स्क्वायर बाय b आता है, बट 2b स्क्वायर बाय a assuming that a greater than b वाला केस, तो इसकी वैल्यू 10 दी गई है। चलो बहुत बढ़िया। if its eccentricity मतलब कि इलिप्स की सेंट्रिसिटी इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस,
तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर एओडी यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट यूज करें। इसका मिनिमम वैल्यू निकालूंगा, वहां से मुझे इसेंट्रिसिटी मिल जाएगी। इसेंट्रिसिटी और जब मुझे ये मिल गया यानी कि दो इक्वेशन दो वेरिएबल। इसेंट्रिसिटी क्या होती है? इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है, ए और बी में दो इक्वेशन में सॉल्व कर लूंगा। लेट्स कम टू द सॉल्यूशन डायरेक्टली विदाउट जस्ट गोइंग ऑन दिस। तो मैंने 2b स्क्वायर बाय ये कंपेयर किया, एक इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 1। देन कंसीडर द फंक्शन दिस। इसकी ऑब्वियसली बात है, इसको डिफरेंशिएट करके ग्रेटर देन 0 करूंगा एंड सॉरी इक्वल टू 0 करूंगा, वहां से मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी मिल सकता है। आई कैन चेक इट बाय जस्ट डबल डिफरेंशिएटिंग की पॉजिटिव है नेगेटिव है वाली बात चेक की जा सकती है। बट हाँ, लेट्स कम टू द फर्स्ट कि हम इसको डेरिवेटिव किया, -1/2 हमें मिला। प्लगिंग -1/2 हम चेक कर सकते हैं एंड वी गेट द मिनिमम वैल्यू एज 2/3। अज्यूमिंग कि हाँ भाई f ऑफ x, क्योंकि इसमें ऑलरेडी भी कहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, तो हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, मैक्सिमम देगा मिनिमम देगा। थोड़ा बहुत हम होता है लॉजिकल एंड कंसीडरिंग की पॉसिबिलिटी, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि a की वैल्यू आ रही है -1/2, इसी में मिनिमम वैल्यू मिलेगी मुझे। वी गॉट द मिनिमम वैल्यू एट इज 2/3। वो तो है ही ना, x इक्वल टू माइनस जो आपका 1/3 आया था ना, पीछे 1/3 आया था, क्या आया था -1/2। ये तो t, ये तो वो वैल्यू जिस पे मिनिमम वैल्यू होगी, पुट करने के बाद मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। अब मिनिमम वैल्यू इसेंट्रिसिटी है, तो 2/3 का स्क्वायर करेंगे 4/9, तो इसकी स्क्वायर 4/9 आ गया। अब ई स्क्वायर हमें पता था 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है, पहले तो मैंने ई का लिखा था अंडर रूट लगा के, बट ई स्क्वायर की वैल्यू ये होती है। तो इसको मैं 4/9 से कंपेयर करूंगा, एक आपका और इक्वेशन आ जाएगी, ऑलरेडी एक इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल लोगे। आपसे क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा था, हाँ आप वो निकाल लोगे। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, छोटा भी क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको, क्योंकि जो आपका एओडी वाला पार्ट इसमें एक्स्ट्रा दिया गया है टू फाइंड इसेंट्रिसिटी डायरेक्टली ना देके, अभी बच्चों वाले क्वेश्चन तो करवाएंगे ना, आपको ई भी दे देंगे, आपको ए भी दे देंगे और बोलेंगे सॉल्व कर लो। मतलब देखो लेटेस्ट सेक्टर देना एक तरीके से सब कुछ देना ही है। लेटेस्ट सेक्टर का फॉर्मूला पता है 2b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ई अलग से दे दिया तो बचा क्या भाई, पुट किया सॉल्व किया। ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब ये क्वेश्चन मैं आसान मानता हूं क्योंकि इसमें जो आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो छोटी सी इक्वेशन दी गई है, दैट्स अ वेरी इजी इक्वेशन एंड टू फाइंड द इसेंट्रिसिटी या मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर इज वेरी इजी। ये क्वेश्चन इज शॉर्ट आल्सो, एक मिनट के अंदर किया जा सकता था। चलो अब प्रैक्टिस से बात है, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना फास्ट आपका पेन भी चलेगा, क्योंकि आप अननेसेसरी कैलकुलेशन अननेसेसरी बातों को नहीं सोचोगे, आप डायरेक्टली आप सोचोगे हाँ ये इसके बाद याना, इसके बाद याना, इसके बाद याना, ये करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, नहीं तो आप सोचते रह जाओगे अच्छा इसेंट्रिसिटी के लिए लगाऊं, मिनिमम वैल्यू के लिए लगाऊं, ये मैक्सिमम है मिनिमम है। तो डाउट्स जितने 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 रिमूव कर सको 2 साल की तैयारी में, 1 साल की तैयारी में रिमूव कर लो भाई, जितने कर सको। और ये भी ध्यान रखना डाउट सारे रिमूव हो नहीं सकते, ये नहीं कि मेरे डाउट सारे रिमूव हो जाए तो जाके मैं लड़ाई लड़ूंगा। द वॉर इज नेवर फाइट विद द होल इक्विप्ड वेपन्स। ठीक है, जो वेपन्स है उससे हथियार लड़ लो। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान है, चलो इन बातों को ना भी करूंगा, किसी भी दो यूनिट्स की लड़ाई हो रही है, आर्मी की लड़ाई हो रही है, इसकी दिस वर्सेस दिस, तो लड़ते दोनों ही हैं। ये नहीं सोचेंगे कि हमारे पास 4 मिसाइल, उनके पास 50 मिसाइल है तो हम उनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, कुछ भी है। लड़ाई करते हैं, लास्ट दम तक लड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जितना भी है यू हैव टू फाइट योर वॉर विद द हाफ और व्हाटएवर यू हैव, उससे आपको लड़ना पड़ेगा। यू हैव टू शो योर गट्स, एफर्ट, एवरीथिंग। लेट इवन e to the eccentricity of the ellipse this and the hyperbola this। अब पहली बात तो इसको मैं देखता हूं, इसको देखता हूं, चलो इसमें हम थोड़ा सा ना देखते हैं कि देखते ही हमें चीजें ग्रामेटिकली कह रहा हूं यहाँ पर, ग्राफिकली भी हमें समझ आ जाएंगे। एंड हाइपरबोला दिस, चलो ठीक है। अब हाइपरबोला का केस में अगर आपको ध्यान दो तो हम दो हाइपरबोला पढ़ते हैं, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू या तो +1 या -1, कंसीडरिंग कि इसको हमने पहले पॉजिटिव बना रखा है। इसको पॉजिटिव बनाने के बाद या तो +1 आ रहा है -1 आ रहा है, तो अगर आप यहाँ देखो ये पॉजिटिव है इसका कोएफिशिएंट और यहाँ 1 आ रहा है, तो ये वाला जो हाइपरबोला होगा ये मेरा ये वाला हाइपरबोला होगा। अदरवाइज जो अगर नेगेटिव होता मतलब -1 होता तो ये हाइपरबोला होता। इसमें एक ही बात और देखिए, b<5 का मतलब है कि a से छोटा है वो, मतलब इस वाले से छोटा है, ऐसा कर बोलूं तो मतलब ए मत बोलूं क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए ए और बी में। तो ये वाली वो इसेंट्रिसिटी है वर्टिकल इलिप्स वाली। तो मेरे पास ऐसा कुछ आ गया, एक वर्टिकल इलिप्स है और एक ये मेरा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला ही है। अदरवाइज जो कंजुगेट हाइपरबोला होता है उसको हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, कंजुगेट हाइपरबोला बोलो, वो सब चीजें, ट्रांसफर हाइपरबोला एंड ऑल दिस थिंग। बट यस, मैं इसे बोलूंगा कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसकी है, एक्स एक्सिस है और इसकी वाई एक्सिस है। चलो ठीक है। देन द इसेंट्रिसिटी, अच्छा इवन इट इज इक्वल टू 1 दिया गया है, मतलब इसकी इसेंट्रिसिटी निकालूंगा, इसकी निकालूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, उसकी बाद मुझे b मिलेगा। मुझे समझ आ रहा है सॉल्यूशन होने क्या वाला है। देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स हैविंग द एक्सिस अलोंग द, उसके बाद कोई और इसेंट्रिसिटी पूछी है अलोंग द एक्सिस, मतलब किसी भी एक्सिस का हो सकता है, वो एक्स या वाई हो। ठीक है, एंड पासिंग थ्रू ऑल द फोकस। तो बड़ा सिंपल सा मुझे समझ आ रहा है, इसका फोकस यहाँ का ही होगा, इसका फोकस। फिर मैं आपको अलग डायग्राम बनाता हूँ। हाइपरबोला क्लियर हो गया था कि इट्स दिस हाइपरबोला एंड इलिप्स इज वेरी मच क्लियर कि ये वाली ये इलिप्स है। इसका फोकस यहाँ होगा, इलिप्स का, हाइपरबोला का यहाँ होगा फोकस। और इन्होंने बोला है कि एक ऐसी इलिप्स बतानी है जो इन चारों फोकल पॉइंट से पास करे। इसका जो मेरा वो होगा, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस होगा, ये और ये ऐसे सेम होगा, डायग्राम में अलग दिख रहा है, और ये सेम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे कुल मिला के ये चाहिए कि भाई ये तो पता चल गया कि ये जो इलिप्स आने वाली है ये मेरी एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स आने वाली है, और ये जो इसकी फोकल लेंथ है उसकी हेल्प से मैं उसका बी कोऑर्डिनेट यानी कि x स्क्वायर बाय a स्क्वायर
या फिर चलो एक काम करो, आप एक्स स्क्वायर बाय सी डी यूज करो ताकि आप कंफ्यूज ना हो ऑलरेडी यूज थिंग से। एक्स स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मान लेता हूं, जो मेरे को एलिप्स फाइनली निकालनी है। तो ये लेंथ तो मुझे सी को देगी और ये लेंथ मुझे डी को देगी, और इस लेंथ की वैल्यू जो होती है वो होती है ए इंटू, सॉरी इस केस में क्या हो जाएगा, ये मेरा इतना पार्ट बी है, मतलब बी इंटू ई कह लो, मतलब वही बात है कि मतलब वाई एक्सिस में जो मेरा वाई एक्सिस के नीचे जो है, मतलब इस, हाँ एक अच्छी बात और हो जाएगी, वाई एक्सिस के नीचे यहाँ 5 है, तो मैं एक बात और कह सकता हूं 5 इंटू ई1, तो ये लेंथ 5 इंटू ई1 आ जाएगी। तो 5 इंटू ई1 ये लेंथ आ जाएगी, तो डी की वैल्यू आ गई मेरे पास, डी की वैल्यू 5 इंटू ई1 है, तो ई1 निकालना है आपके लिए डी के लिए। और सी की अगर बात करूं तो ये लेंथ, अब यहां पर भी ए इंटू ई यूज करोगे, ए इंटू यूज करने मतलब एक्स के नीचे वाला, एक्स के नीचे वाला क्या है इसमें 4, तो यहां आप करोगे 4 इंटू ई2, 4 इंटू ई2। तो मतलब कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो मेरा बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बाय 16 इंटू ई2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 5 था 25 इंटू ई1 स्क्वायर, अब ई1 ही बोलो क्योंकि वहां ई1 उसको मान रहा हूं, इलिप्स को मान रहा हूं, एंड ऑल दिस फैक्टर आर करेक्ट इक्वल टू 1, तो आपको ई1 ई2 ही निकालने कुल मिला के। नाउ लेट्स कम टू द सॉल्यूशन, सब कुछ समझ लिया, आप सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं सॉल्यूशन में कैसे कैसे करना है। फाइंड ई1 फॉर द इलिप्स बाय द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज, ये दी गई है। अब मुझे इलिप्स का पता है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इलिप्स का क्या होता है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कह लो, या फिर इलिप्स इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। इसको मैं ऐसे समझता हूं रादर ऑफ जस्ट रोटिंग द फॉर्मूला और डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स। मैं हमेशा ऐसा बोलता हूं कि आपकी अगर हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, इसके हालांकि वर्टिकल इलिप्स है, तो वर्टिकल इलिप्स मतलब कि वाई के अलोंग, मतलब वाई के अलोंग जो भी है वो ऊपर आएगा। तो ई इज इक्वल टू, वाई के अलोंग मेरा 5 था, तो 1 माइनस, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, हमेशा जो x के अलावा वो ऊपर आता है। जैसे देखो 1 माइनस, थोड़ा स्लो चलते हैं क्योंकि यहां 2-3 गड़बड़ी हो जाएंगी, नहीं तो मैं आपको ना सिंपल पहले तो फॉर्मूला के अप्रोच से बता देता हूं और वैसे बता देता हूं। इलिप्स आपके सामने ये खड़ी है, आपको साफ साफ पता है कि b क्या है, b क्या है, b लेस देन 5 है, यानी कि b छोटा है, मतलब ये कुछ ऐसा होगा एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 टाइप का। अब ये छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं इलिप्स अगर मैं जब भी लिखूंगा तो मैंने क्या बोला था आपको, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर से आप याद करते हो फॉर द इलिप्स दिस, या फिर आप याद जैसे भी करते हो 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। बट आपको सिंपल मैं आपको बताता हूं कि आप ऐसा याद रखो, इसमें भी अगर आप देखो ई स्क्वायर, ई लिख लो यहाँ पर, ई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, जो ऊपर है ना भाई वो वाई के नीचे वाला है, और जो नीचे है वो एक्स के नीचे वाला है। ठीक है, फॉर्मूले में यही है। तो अगर आपकी ये वैसे हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए होता है, वर्टिकल इलिप्स भी हो जाएगी तो भी फॉर्मूले में ऐसा ही रहेगा, e इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस जो y के नीचे वो है मतलब क्या बोला मैंने, एनी मिस्टेक आई हैव डन और समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो जब अगर आप वर्टिकल इलिप्स लोगे तो जो आपके x के नीचे है वो ऊपर आ जाएगा b स्क्वायर, और जो y के नीचे वो नीचे आ जाएगा। ये कोई गड़बड़ी, मतलब उल्टा हो जाएगा ना सिचुएशन वैसे। बट इसको अगर आपको कॉन्सेप्ट याद करना है तो हम बोलते हैं इसको भाई मेजर एक्सिस बाय माइनर एक्सिस। अब इस केस में भाई मेरी जो मेजर एक्सिस है ना, जो मेरी मेजर एक्सिस है वो ये वाली है, कहां गया मैं, क्या फिर गड़बड़ी कर रहा हूं, वो ये वाली है। ठीक है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है मेजर एक्सिस नीचे आएगी और माइनर एक्सिस ऊपर आएगी, क्योंकि वैसे भी इसेंट्रिसिटी को 1 माइनस आपको, मतलब इसेंट्रिसिटी इलिप्स की 0 से 1 के बीच में होती है, इसेंट्रिसिटी इलिप्स की 0 से 1 के बीच में होती है। तो भी अगर आपको अगर इसे सोचो तो आपको ई, अगर आप इसको ऊपर वाले को बड़ा कर दोगे, ऊपर वाले को बड़ा कर दोगे, बी को बड़ा कर दोगे, तो ऑब्वियसली वो मतलब इमेजिनरी इसेंट्रिसिटी आ जाएगी, 1 माइनस कुछ 1 से बड़ा है, यानी कि कुछ नेगेटिव वैल्यू चल जाएगी। ठीक है, तो वो भी तरीके से सोच सकते हो आप इसेंट्रिसिटी केस में। अदरवाइज आप ऐसा सोचो कि ऊपर आएगा आपका माइनर एक्सिस वाला पार्ट और नीचे आएगा आपका मेजर। अब इस केस में माइनर एक्सिस मेरी एक्स वाली मतलब छोटी वाला पार्ट था, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाय 25 आ गया। चलो ठीक है, मैंने कुछ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी, रिलेट करने की कोशिश करी। ठीक है, कुछ लोग फॉर्मूले से रट के भी करते हैं कि इसमें वो, बट ऑलवेज आपको समझना है ऐसा कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, तो यहां से मेरे को E1 के टर्म्स में इक्वेशन मिल गई, और E2 की भी मैं ऐसे निकाल लूंगा, E2 इज इक्वल टू, अब मुझे पता है जैसे अगर मैं इसमें भी अगर लेके चलूं, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था हमेशा आपका माइनर बाय मेजर होता है। अब इस केस में भी माइनर बाय मेजर अगर आप सब छोड़ दो तो मैं सिंपली आपको ये बताऊंगा कि जनरली जब हम हॉरिजॉन्टल के टर्म्स में चीजों को डिस्कस करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं जैसे ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो मैंने बोला माइनर बाय मेजर, मतलब कि y के नीचे वाला और ये ऐसे बाय मेजर। ठीक है, ऐसे करके बोला। अब y के नीचे वाले को मतलब हमेशा वो मत करो, बट हमने लिया क्या, माइनर बाय मेजर। तो इसमें मैं लूंगा जो इसके इधर वाला है उसको ऊपर, तो ये ले लिया बी स्क्वायर को और ये नीचे। ठीक है, अगर ये मेरा ये वाला हाइपरबोला होता तो भी मैं कैसे लेता, मैं ऐसे लेता। अब मैं अभी भी ये ध्यान रखता माइनर बाय मेजर के हिसाब से, जो कि यहाँ ट्रांसफर और कॉन्जुगेट होता है, बट मैं अगर माइनर मेजर के हिसाब से रखूं मतलब छोटा बाय बड़ा के हिसाब से, तो भी इसमें मैं कैसे लेता कि भाई ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है ऐसा कुछ हाइपरबोला है तो इस तरफ छोटा होगा, इस तरफ छोटा होगा, मतलब एक्स के नीचे वाले को पहले लेता, मतलब ऊपर 16 आ जाता और नीचे भी, चलो वो बात अलग है फॉर दैट। बट इसमें ये प्लस के साथ आता है आपके, क्योंकि इसमें E1 ग्रेटर देन 1 होता है।
ठीक है, प्लस के साथ आएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो अब इवन e2 मतलब इवन e2 की वैल्यू 1 दी गई है, इसकी हेल्प से आपका b की वैल्यू आ जाएगी। वंस यू गॉट योर b, इसका मतलब आपको सारी चीजें मिल चुकी है। वंस यू गॉट योर b, आपको सारी चीजें मिल चुकी हैं और बस ठीक है, b मिल जाएगा तो आप वापस फाइनली इवन और e2 निकाल लोगे। और मैंने पहले ही आपको एक चीज दे दी थी कि न्यू मतलब स्टार्टिंग में याद करो इवन की वैल्यू कितनी आ रही है 4/5 और e2 की वैल्यू 5/4। तो याद करो मैंने स्टार्टिंग में इलिप्स जो हमें निकालनी है उसकी इक्वेशन बता दी थी आपको, इसके लिए 4/5 आ रही है, कुछ गड़बड़ी कर दी हमने। ठीक है, कोई नहीं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 4/5 यानी कि 16/25 और ये 5/4 तो यानी कि यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ठीक है ये इससे कट जाएगा, यहाँ 16 था ये इससे कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर 16। इस सॉल्यूशन में मैं डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका था ये वाली बात। ठीक है ठीक है, ठीक है, आपकी एलिप्स आ जाएगी और इसकी सेंट्रिसिटी आप निकाल सकते हो, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, आप खुद सोचो आप ऊपर क्या आएगा, 16 ही आना चाहिए भाई, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ तो वैसे आप डायरेक्टली सोच रहे हो ऊपर 16 क्यों आएगा, ई स्क्वायर नहीं है ई हो जाएगा डायरेक्टली, 16 क्यों आएगा, क्योंकि अगर आप 25 ऊपर लिखोगे तो वैसे भी सेंट्रिसिटी इमेजिनरी चल जाएगी। ठीक है, तो एलिप्स पे तो और भी सोचना आसान हो जाता है आपका, आप अपने इमेजिनरी और रियल वैल्यू सोच सकते हो। और हाइपरबोला में भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अगर आपका हाइपरबोला ये वाला है एक्सिस के अलोंग खुला है तो भी कोई बात नहीं, पहले आप वाई एक्सिस वाली लेंथ को लोगे और नीचे फिर आप उसको दूसरी वाली लेंथ को लोगे, एक्स एक्सिस वाली लेंथ को लोगे। ठीक है, और अगर आपका ऊपर की तरफ भी खुला है तो आप सोचो कि आप फिर अपनी मतलब फिर एक्सिस वाली लेंथ को लोगे और वाई एक्सिस वाली, मतलब हम मेजर माइनर के हिसाब से चलते हैं या फिर कंजुगेट और ट्रांसफर के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? और तो ठीक है, फोकस हो जाएगा 3/5, आप क्वेश्चन को टिक कर लेना। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज दैट इफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 -1/2 0 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड दिस। अब आपको दिया गया है कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है वो आपको दी भी गई है, x - 2 upon -2 इज इक्वल टू y + 4/d एंड दिस। इसमें cd वेरिएबल है लाइन के अंदर, वो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, साथ में इसके और इसके परपेंडिकुलर है। इसके परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होता है कि भाई मैं कहूंगा कि एक ऐसी लाइन है जो एक वेक्टर ये जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन जा रही है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होने का मतलब कि इसे क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल है। देखो कोई भी दो वेक्टर है, अगर उसको उसके परपेंडिकुलर किसी एक के परपेंडिकुलर तो एक कॉन्सेप्ट बात ठीक है भाई, इसके परपेंडिकुलर तो है, कोई कहेगा उसको दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन हमें मुझे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी, इसके भी हो और उसके भी हो, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, उसके परपेंडिकुलर दोनों परपेंडिकुलर वाला आपके पास वेक्टर आ जाएगा, और जो ऑब्वियसली जो लाइन दी गई है वो उसके पैरेलल होनी चाहिए, तभी फिर अगर उसके पैरेलल है तो दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो कुछ नहीं है, इसके डीआरस दिए गए हमें लाइन के, यहां पर देखो डी के फॉर्म में ऑब्वियसली एक डीआरस, तो मैं लिख भी देता हूं, इसके डीआर 2d एंड -4 है, इसके डीआर आप निकाल लोगे इसके परपेंडिकुलर, यानी कि इसके डीआर और r इक्वल टू दिस। डीआर कहां होते हैं, डीआर ये वाले होते हैं ना, ये तो आपका पॉइंट होता है, ऐसे लिखते हैं ना, r इज इक्वल, सॉरी ये डीआर है, सॉरी ये वाला डीआर है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b होता है ना, तो जो ये वाला है ये डीआर है, इस केस में कुछ ऐसा पॉइंट नहीं दिया जिससे पास कर रहा है, तो डायरेक्टली ये डीआर ले लूंगा, मतलब इसका डीआर हो जाएगा 1ab और इसका डीआर हो जाएगा -b a एंड 5, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके एक वेक्टर आएगा उसके पैरेलल। अब पैरेलल होने का मतलब क्या होता है कि पैरेलल होने का मतलब होता है कि भाई हम रेशियोज को सेम कर सकते हैं, हम करते हैं ना a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 सिंपल टू लाइन इक्वल टू c1/c2। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे, लेट्स सी द थिंग्स। अब क्या है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट करा, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद मुझे वेक्टर ऐसा कुछ मिला। अब ये डीआर जो इस वेक्टर के मिले हैं, ऑब्वियसली माइनस भी इंक्लूड होगा, साथ में ये वाले डीआर जो मेरी ओरिजिनल लाइन के थे, इनका रेशियो ले लूंगा, ये लिया मैंने, और यहां से मुझे इक्वेशन मिल गई। एक बात और क्लियर है, दस वी गेट द इक्वेशन, ठीक है, एक बात और क्लियर है कि जो मेरी ओरिजिनल लाइन इस पॉइंट से लाई कर, यानी कि मैं उनको पुट कर सकता हूं, उस एक्स वाई जेड की जगह पुट कर सकता हूं। जैसे ही मैंने इसको इसके अंदर पुट किया तो मुझे सी और डी की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई, सी और डी मिल गया, सी डी को अब इसमें पुट कर दो ताकि ये ए और बी के टर्म से बची रह जाए इक्वेशन। चलो इसमें तो है ही नहीं ना भाई, ए और डी तो इसमें है ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, सी डी तो ऐसा को डायरेक्टली मिल गया, ए भी यहां से किसी भी दो इक्वेशन, इसको इससे इक्वेट करके इसको इससे कैसे भी इक्वेट करके आपको तीन इक्वेशन मिलेगी, आप ए बी निकाल लोगे। वंस यू गॉट द ए बी एंड सी डी आपको बड़ी आसानी से ही मिल रहे हैं, तो यू कैन डायरेक्टली गेट द ए बी सी डी, और आपसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी पूछा गया है एंड यू कैन गेट द आंसर। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखा जाए तो आपसे एक कॉन्सेप्ट 3D का था, कैसे पूछा गया, आपसे बोला गया कि पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट तो ये है कि भाई अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके रेशियो को कंपेयर कर लेते हैं, डीआर के रेशियो को कह लो, डीआर से ट्रिप का डायरेक्शन देता है, इस डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं ना, 2D में तो हम स्लोप बोलते हैं, यहाँ वो डीआर काम कर रहे थे, डीआर डीसी डायरेक्शन कोसाइन स्पेसिफिकली, फिर यूनिट वेक्टर के हिसाब से हम वो वाली बात करना स्टार्ट कर देते हैं, बट यस डीआर आर द इक्विवेलेंट ऑफ स्लोप इन द 3D, ये पॉइंट है। दूसरा हमने उसको यूज किया कि भाई हम वो पैरेलल होने का मतलब कि इनके कोएफिशिएंट्स का रेशियो इक्वेट कर सकते हैं हम। दूसरा हमने देखा कि अगर दोनों के परपेंडिकुलर होना है तो हमने उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेके
फिर एक वेक्टर निकालना पड़ेगा और वो दोनों वेक्टर हमको पैरेलल कर सकते हैं, ठीक है। सेम नहीं कर सकते पर पैरेलल तो कर ही सकते हैं। और हमने पॉइंट को पुट किया लाइन के अंदर कि हमें पता था कि वो पॉइंट लाई कर रहा है, और वहां से हमने सी और डी की इक्वेशन निकाली, ए बी की इक्वेशन हमने पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट से निकाली। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद दीस आर द कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व। तो आपको ये चीजें देखनी है, इस चीज में दिमाग लगाना चाहिए भाई मेरी जो 11वीं-12वीं की पढ़ाई करी है उसमें जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट, जैसे हम कहते हैं कौन सा हथियार फेंक के मारूं या कौन सा हथियार यूज करूं कि यहां पर मेरा काम बन जाए, ठीक है भाई। 10 लोगों को उड़ाना है। अगर हम आर्मी की बात करें, ऑब्वियसली मेनी ऑफ द पीपल आर, और मेरा वैसे भी चैनल बहुत ज्यादा डिफेंस ओरिएंटेड भी है, तो अगर आपको अपनी दुश्मन की आर्मी को उड़ाना है, 10 लोग सामने हैं और आप भी ठीक ठाक सफिशिएंट डिस्टेंस पे आप ग्रेनेड यूज करोगे रादर ऑफ जस्ट यूजिंग दी AK-47 या कोई भी ऐसी चीज, ऐसी पिस्टल जो आपके सामने होगी, ठीक है। तो वो आपकी बैटल की आपकी इंटेलिजेंस है, ठीक है। वैसे ही आपकी क्वेश्चन की इंटेलिजेंस भी आपको बनानी है। दैट्स व्हाई ये ऐसा नहीं होता कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके कहां आप तीर मार लोगे, कौन सा मुझे बैटल में, कौन सा मुझे आईआईटी करने के बाद कोडिंग कर रहा हूँ या फिर कुछ कर रहा हूँ, डेवलपमेंट कर रहा हूँ, कहाँ ये मैथ्स यूज आएगी भाई, नहीं। दिस मैथ्स इज टीचिंग यू एवरीथिंग। इट्स लाइक अ बेस। अगर हम जैसे नहीं कहते घर में हम एक चादर बिछाना सीख रहे हैं या फिर हम कुछ ब्रश तो हमारा हाइजीनिक के लिए भी कर लेते हैं हम, या कुछ भी छोटी मोटी एक्टिविटी कर लेते हैं, हमें लगता है रूथलेस, बट दैट इज बिल्डिंग आवर डिसिप्लिन, दैट्स बिल्डिंग आवर हैबिट, बिल्डिंग आवर अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। बहुत कुछ है, छोटी छोटी बारीक की चीजें, कैसे ग्लास से पानी पीते हो, बहुत चीजें, दैट्स शो योर एटीट्यूड, योर वर्क, योर नेचर, योर एवरीथिंग, योर डायरेक्शन। तो बहुत कुछ है। तो इट्स नॉट लाइक अ थिंग। यहाँ जो आपकी प्रैक्टिस है, यहाँ अगर आप ब्रेन यूज कर पाओगे तो बैटलफील्ड में तभी कर पाओगे। डायरेक्टली बैटलफील्ड में उतार दो तो योर माइंड विल नॉट बी वर्किंग। यहाँ आपने कितना प्रेशर में काम किया है, ठीक है। आईआईटी में देखो आप कितने टफ क्वेश्चन आते हैं, वही दैट इज शोइंग दैट कि आपके पास जब आपको बहुत ज्यादा मतलब आउट ऑफ द वे जाके सोच के कुछ डेवलपमेंट करना होगा, तो कुड यू एबल टू डू दैट, कुड यू एबल टू डू दैट, कर पाओगे? यस, योर ब्रेन इज टेस्टिंग। यहाँ भी प्रेशर डाला जाता है। एसएसबी द मेन थिंग इन द डिफेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। और जेईई क्वेश्चन तो वैसे भी आपको करना ही, मैंने बताया ही आपको, जेईई क्वेश्चन डिफेंस एस्पिरेंट को करना ही है। जेईई वाले तो करेंगे ही, वो तो छोड़ ही नहीं सकते भाई। वो तो ऐसा बोल देंगे कि मैं एनडी वाले करके जेईई निकाल दूंगा। नो, ऑब्वियसली नो मैटर व्हाट, बट स्टिल द जेईई मेंस पेपर इज टफर देन द एनडी पेपर। इन टर्म्स ऑफ मैथ्स की अगर मैं बात करूं, ओवरऑल सबके अलग अलग राय होते हैं कि भाई जेईई में निकाल के एनआईटी में सीट लेना इज लिटिल टफर देन गेटिंग एनडीए सीट। कोई बोलता है कुछ, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा। ऑब्वियसली पर्सनली आई फील कि भाई हाँ, एनडीए में सीट लेना इज मच डिफिकल्ट बिकॉज द नंबर ऑफ सीट्स आर लेस एंड देन देयर इज अ प्रोसेस ऑफ एसएसबी दैट मेक इज मच टफर। एग्जाम टफर नहीं बनाता। एग्जाम 10,000 बच्चे निकाल लेते हैं, 5-6 लाख बच्चों ने भरा, उसके बाद 5-10,000 में से या 400-500 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। वहां एसएसबी में जो आपकी फिल्ट्रेशन होती है, दैट्स अ मेन थिंग। एंड फाइनली, और ऑब्वियसली लेस बच्चे, एनआईटी में 20-22 हजार सीट है, बच्चे पहुंच जाते हैं। आईआईटी में भी 15-16, अब तो सीटें बढ़ गई नहीं, आईआईटीज आ गई, वहां भी सीटें जाते हैं, बच्चे पहुंच जाते हैं। कंपटीशन वही है। ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा मतलब बच्चे यहाँ इन्वॉल्व रहते हैं, 10 लाख, लेकिन अगर आप फिर भी देखो तो 10 लाख बच्चे होने से भी कोई बात नहीं है। आपकी सीटें बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स है। 400 और कहाँ आपके पास टोटल सीटें, अगर मैं मिला दूं आईआईटी की 40,000 सीटें, तो 400 और 40,000 में भाई आपका 100 गुना का फर्क है। तो यहाँ 100 गुना बच्चे तो नहीं बढ़ गए ना, बच्चे डबल ही हुए हैं अप्रोक्सीमेटली। चलो 3 गुना ही मान लो, 15 लाख वहां बैठे, 5 लाख यहाँ बैठे। बट अब एनडीए वैसा नहीं बचा। एनडीए लाइक अ ड्रीम जॉब फॉर मैनी। तो वहां भाई बच्चों के जो अभी इन्फ्लक्स है, यानी कि पेपर देने के जो बच्चे आते हैं वो भी 7-8-10 लाख पे पहुंच गए अप्रोक्सीमेटली। हर जेईई का बच्चा दे रहा है, आगे उसका टारगेट है नहीं है तो भी दे रहा है। तो कंपटीशन बढ़ तो रहेगी ना भाई। पेपर में तो कट ऑफ बच्चों की ज्यादा सेलेक्ट होगी, वही नहीं देखेंगे उसमें से एसएसबी कौन देने जाएगा। कुछ बच्चे पेपर सिर्फ दे के आते हैं, जस्ट फॉर अ फन, जस्ट फॉर अ चेकिंग और जस्ट फॉर अ सेक ऑफ की दे आते हैं। तो 10 लाख बच्चे अगर पेपर दे रहे हैं तो वो देखेंगे भाई हमें तो सिर्फ 10,000 ही बच्चे चाहिए, एसएसबी हम इतने ही कनेक्ट करवा पाएंगे। तो भाई जिन बच्चों को नहीं भी देना, मान लो उसमें 10,000 में से 5,000 बच्चे एसएसबी देने भी नहीं जाएंगे, तो भी यार 5,000 बच्चों ने कम से कम उन पीछे कंपटीशन पेपर में तो बढ़ा दिया, ठीक है। बाद में तो 5,000 बच्चे आएंगे, उनके अमंग डैम ही कंपटीशन होगा इन एसएसबी। बट यार कंपटीशन बढ़ता है वंस यू स्टार्ट गिविंग द पेपर, द मोर पीपल गिव द मोर द कंपटीशन इज, ठीक है। ज्यादा भीड़ में गाड़ी निकालना इज मच मुश्किल देन एक छोटे सी कम भीड़ बड़े इलाके में। तो ये चीजें आपको इररिलेवेंट बकवास भी लग रही होंगी, वैसे ही मैं बकवास जॉक मार देता हूँ कई बार। बट यस, दिस इज अबाउट दिस सेशन। कीप लर्निंग, कीप वाचिंग। पार्ट 3 मिलते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 15, देन पार्ट 4, देन पार्ट 5, एंड ऐसे करके हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, पेपर और नए इनोवेटिव टेक्निक्स लेके आएंगे, सो दैट यू विल मास्टर इन योर मैथ्स एज मच एज पॉसिबल। कीप लर्निंग, कीप वाचिंग।